हेलो फ्रेंड, ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर कर चुका हूँ हमारे पिछले वीडियो में। आज हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न और आंसर लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिससे आप समझ पाओगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। हमारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपके एग्ज़ाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। पूरे के पूरे इसी पर्सन से टैली करेंगे। ये हमारे ऑक्टोपस क्लासेस की 100% गारंटी है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न जो है। हाँ, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है। आप है ना इसका आंसर देते जाना, आपको कितने प्रश्नों के आंसर आते हैं और देखते हैं आप कितने मार्क्स ला पाते हो। और ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका जो काल है हम बता ही चुके हैं, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मान्यता सबसे ज़्यादा मान्यता जो दी गई है, जो काल को वह दी गई है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में। कहीं कहीं आपको यह देखने को मिलेगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व भी, लेकिन अगर यहाँ दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही होगा। या तो 2500 ईसा पूर्व दे दे या फिर 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो ताल्लुकात था वह दूसरे सभ्यताओं के साथ भी व्यापार के लिए था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एशिया में प्रसार था, उसके साथ ही साथ कुछ और भी सभ्यता थे जो अलग अलग जगहों पे विकसित हुआ कर रहे थे हो रहे थे। उसमें से तो यह हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन थे, उसमें से एक हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इसमें से समकालीन कौन सा नहीं था, वह ग्रीक का जो सभ्यता है वह जो है समकालीन नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जैसा कि आप जानते हो कि काफ़ी विशाल सभ्यता थी, और ऐसा भी अब आज तक के साक्ष्य मिलने के दौरान हमने यह पाया है कि पुरातत्वविदों ने यह पाया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता से भी बड़ी थी। अभी तक जो सभ्यता हमें उत्खनन में मिल चुकी है उसका मात्र 2 से लेकर के 4% तक ही मिल पाई है। अभी भी जो है बहुत सारा परसेंटेज में बहुत सारा इलाका जो है अभी तक खुदाई नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि पूरी पाकिस्तान जो स्थित है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही ऊपर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या था इसमें। प्रश्न हमारा था 3 का, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसमें से पंजाब तो भारत पाकिस्तान दोनों जगह स्थित है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश भारत के यह शहर हैं, राज्य हैं, और हरियाणा भी है, और सिंध और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी विस्तृत थी। चौथा प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घोड़ों को भी मंगाया जाता था ईरान से, खास करके बाहर से लाए जाते थे, मिस्र से लाए जाते थे घोड़े को सिंधु घाटी में भी, तो व्यापार करते थे ला करके घोड़ों का। तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वह मिले हैं सुरकोतिदा से। सुरकोतिदा के बारे में आगे हम जानेंगे और भी चीज़ की। सुरकोतिदा और लोथल भारत के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो थे बंदरगाह भी हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर आ जाते हैं हम। तो इसमें है, सिंधु घाटी स्थल
कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहली बात तो जानना चाहिए कि ये कालीबंगन इसका नाम कैसे पड़ा। काली यानी कि ब्लैक और बंगन यानी कि चूड़ी, कालीबंगन यानी कि काली चूड़ियाँ, वहाँ पे काली चूड़ियाँ मिलने के कारण उस स्थान का नाम कालीबंगन पड़ गया है। और ये कालीबंगन जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मोहरों का प्रयोग हुआ था काफ़ी मात्रा में, यह भी हम सब जानते हैं। हड़प्पा काल में मोहर और मुद्रा दोनों मिली है उस समय। उसमें वस्तु विनिमय की प्रणाली नहीं थी, प्रॉपर मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। और सारा जो कार्य हुआ करता था उस समय सरकारी या फिर यानी कि कार्य जो हुआ करता था व्यापार से संबंधित लेखा जोखा वहाँ के लोग रखा करते थे। और उसी के लिए मोहरे भी वो सभी रखा करते थे, मोहर और मुद्रा। तो इसमें से जो प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा के मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो उसमें सेलखड़ी का प्रयोग करते थे, है ना। सेलखड़ी का प्रयोग करते थे मोहरों का बनाने में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? प्रश्न संख्या 7। तो ऑप्शन आपके सामने है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं हड़प्पा काल में जो है कांस्य जो है मिल चुकी थी, इसलिए उस काल को हम कांस्य युग भी कहते हैं। क्योंकि हड़प्पा में कांस्य की मिली बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, तो उस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग हुआ करता था। इसी वजह से इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। यह तीनों जो है वह करते ही थे। लेकिन व्यवसाय के बारे में बात करें तो मुख्य जो व्यवसाय था उसका व्यापार था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की ही कपास देन है। कपास की बहुत मात्रा में खेती जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी। और वह जो है कपास का प्रयोग दूसरे देशों में जा कर के व्यापार के तौर पे क्या करते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए क्या था, तो यह हो जाएगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर प्रश्न को, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे सभ्यता थे? वह काफ़ी विकसित सभ्यता हुआ करती थी, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल प्रॉपर। सभी लोग पक्के मकान में रहा करते थे, पकी हुई ईंटें के मकान में रहा करते। इसलिए जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के वेल एजुकेटेड थे। 90 डिग्री में सड़क घुमा करती थी, सभी कुछ शहरी थी। इसलिए जो 9th का आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अभी हमने बताया कि सभी लोग पक्के मकानों में रहते थे। पक्के मकान बनाने के लिए पक्के ईंटें की ज़रूरत होती थी। इसलिए सिंधु घाटी के सभ्यता के जो घर थे वह जो है ईंट से बनाए जाते थे, पकी हुई ईंट से। यहाँ तक कि ईंट से का प्रयोग तो हुआ भी करती थी और साथ ही साथ नक्काशीदार ईंटों का भी प्रयोग हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो क्या उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हमने अभी आपको बताया कि व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय तो था वह व्यापार था। और व्यापार किसका क्या करते थे? तो कपास का क्या करते थे। तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सिंधु वासी जो है, हड़प्पा वासी जो है, सैंधव वासी जो है, वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न जो है इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? बिल्कुल सही। इसके बारे में जो काफ़ी दिनों से प्रोसेस चल रही थी, लेकिन जब इसकी उत्खनन हो गई पूरी 1921 में,
पूरी तरह से उत्खनन हो गई एक प्रॉपर एक जगह का जिसका नाम हड़प्पा था और जिसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये 1921 में दयाराम सैनी, ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सैनी ने खुदाई की थी, इसलिए इसी को दयाराम सैनी को हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता माना गया। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा 12 का, किस विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सैनी था। कितने में? 1921 में खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी का पतन नगर, जिसे कि बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा है? तो इसका इस 13 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, लोथल जो है पतन नगर यानी बंदरगाह हुआ करता था, जो कि गुजरात में स्थित है। और साथ ही साथ लोथल के अलावा और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं बंदरगाह से, वह है सुतकोतदा। सुतकोतदा और लोथल दो बंदरगाह प्रमुख रूप से प्रमुख थे सिंधु घाटी सभ्यता की। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? प्रश्न संख्या 14 कि जो है हमने बता ही चुका है, वस्तु विनिमय नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर वह नापते थे, तौलते थे। और कितने के अनुपात में? 16 के अनुपात में उसकी तौल थी। 16 का अनुपात कैसे निकल के आया? जो अभी भी निकल के आता है, 1 किलो में होता है 4 पाव, या फिर 250 ग्राम का। 4 को अलग अलग करेंगे तो 4 पाव होता है, 1 केजी में 4 पाव। और एक पाव जो होता है, एक पाव जो होता है वह 4 कनमा का होता है। 4 कनमा, एक माने कि हाथ, दोनों हाथ से जो एक कनमा उठाया जाता है, उसी तरह से इस माप को मापा गया है। तो जब 4 गुना 4 करते हैं, तो 4 गुना 4 करते हैं तो ये प्रॉपर 16 आ जाता है। तो उस समय जो है लोग नाप और तौल का प्रयोग करते थे। नाप तौल के लिए पैमाना का प्रयोग क्या करते थे? तो पैमाना की खोज भी हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि यह सिद्ध करती है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। अपना जो वस्तु का लेन देन क्या करते थे? प्रॉपर माप तौल से क्या करते थे। और मुद्राएं तो मिली ही चुकी है। तो यह जो खोज हुई है इस पैमाने का, तो मुख्य प्रश्न यहाँ पे क्या है? इस पैमाने की खोज कहाँ पे हुई है? पैमाने की खोज जो हुई है वह हुई है लोथल में। लोथल, अब तो ये नया शब्द नहीं है। लोथल क्या था? बंदरगाह भी था जहाँ से पैमाने की भी खोज हुई है। और लोथल जो है क्या थी? बंदरगाह भी थी। कहाँ पे स्थित है लोथल? अभी यह जो है गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 का, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? कौन कौन से वर्गों में? आखिर अभी जो है जब हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसमें भी तो 4 वर्गों में विभाजित थी। उसी तरह से सिंधु घाटी में भी विभाजित हुआ करती थी। तो इसमें जो थी विभाजित जो समाज वर्गों में विभक्त था, वह काफ़ी ही सम्मानजनक था। उसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक था। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त नाम है वह क्या है? क्या कि हम तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैधव सभ्यता, अलग अलग नामों से हम सिंधु सभ्यता को जानते हैं। लेकिन इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक जगह पे हुई थी। इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। यह हड़प्पा जो जगह है अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है? प्रेजेंट में जो है पाकिस्तान में है। और इसकी खोज 1921 में दयाराम सैनी ने की थी। ये सभी चीज़ को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? आपको यहाँ प्रश्न दे दिया है और इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा जो है सही है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। हमने अपने वीडियो में
पिछले वीडियो में इसे कवर किया था कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा तो करते थे, लेकिन मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। ना ही कोई विशाल महल का अवशेष मिला है। विशाल महल का अवशेष नहीं मिलने से यह पता चलता है कि लोगों में समानता थी, ना कि एक जो ऊंचे राजा टाइप के लोग हुआ करते थे उसका कोई बड़ा सा विशाल सा महल हुआ करता था। ऐसा नहीं, सब में समानता था, सब समान रूप से हल्का सा 19-20 हुआ करते थे, लेकिन सभी समानताएं थी। तो विशाल महल और मंदिर तो मिले नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और लास्ट है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। रथ का निर्माण तो तभी होगा जब लोहे से वह लोग परिचित होते हैं, और जब लोहे का से परिचित नहीं थे, जब लोहे से परिचित नहीं थे तो वेपन से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि वेपन जो है मुख्यतः लोहे से बना करती थी। तो यह सभी लोग रथ से भी परिचित नहीं थे, ना ही वेपन से परिचित थे, क्योंकि इन दोनों चीज़ के बनने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 सही हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी में मातृ देवी, प्राकृत देवी, और देवताओं में पशुपतिनाथ, क्योंकि हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी चीज़ की सम्मान करते थे जिससे कि उन्हें लाभ मिलती हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, ये सभी चीज़ को सम्मान दिया करते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का ए, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हाँ, हमने बताया अभी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सैनी ने किया था। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसमें से अलग अलग आपको ऑप्शन दे दिया है, आप इसको आपको पढ़ना है प्रॉपर और बताना है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं थोड़ा हार्ड करने के लिए, तो आपको सभी जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर जवाब देना है 19 का। इसमें से आप सबको पढ़ो और देखो कि सही कौन सा है। जैसे कि पहला ए में है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। इसमें से सही कौन सा है, बस उसे टिक करना है। तो अश्वमेध की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अश्वमेध यज्ञ जितना भी सारा कर्म कांड जो आएगा बेफजूल की, यानी कि और भी ज़्यादा जो है कर्म कांड बढ़ने पे जो आएगा वो आगे आएगा। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी वैदिक सभ्यता में होगी, वैदिक लोगों को, आर्य लोगों को। बी में गाय उनके लिए पवित्र थी। उनके लिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि सिर्फ गाय ही उनके लिए पवित्र हो जाए। गाय जा कर के आगे चल कर के जब वैदिक सभ्यता आएगी तब उसमें गाय जो है पवित्र हो जाएगी। इसमें गाय की पवित्र का कोई बात नहीं है। वह बैलों का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना गाय को करते थे। वह सभी चीज़ को उससे लाभ के द्वारा, जिससे उसे लाभ होता था, उन सभी चीज़ का वह प्रॉपर सम्मान करते थे, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे धरती आसमान, सभी चीज़ का। तो सिर्फ गाय उसके लिए पवित्र नहीं थी, यह जो है गलत होगी। ऑप्शन नंबर डी है, उसकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। उसकी जो संस्कृति है बिल्कुल स्थिर थी, ना कि आज यहाँ पे कल वहाँ पे उसकी जो है संस्कृति बदलते रही थी। नहीं, वह जो है उसकी संस्कृति थी, स्थिर थी। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन संख्या सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यह जो है सबसे ज़्यादा सही है प्रश्न संख्या 19 का आंसर। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, कैसी पद्धति थी? क्योंकि अभी हमने आपको बताया बिल्कुल समानता थी, कोई बड़ी महल के अवशेष मिले नहीं थे, तो इससे ये समझ में आता है सभी लोग जो है एक तरह का बर्ताव करते थे, सभी में समानता था, तो जो है उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान / बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थलों को कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान कहो या फिर मृतकों का टीला कहो, ये सभी जो नाम दिया गया है मोहनजोदाड़ो को दिया गया है। मोहनजोदाड़ो जो कि रावी नदी के तट पे, यह भी जो स्थल है वह
कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो सिंध का नकलिस्तान किसको कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है 1922 में हुई थी, जस्ट हड़प्पा के 1 साल बाद। और इसका खोज जो है राखल दास ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार था। इसकी जो बनावट थी वह त्रिभुजाकार थी पूरा क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 23, इसमें जो आपको सूची नंबर 1 स्थल दिया गया है और सूची नंबर 2 नदी दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्थल आखिर किस नदी के तट पे स्थित है। जैसा कि इसमें 2 आप ऊपर का ले लो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये तो प्रॉपर अभी पाकिस्तान में स्थित है। लोथल और कालीबंगन ये दोनों जो है भारत में है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो हो जाएगा, हाँ, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। पिछले बारे में हम कुछ रॉन्ग बता दिए थे, लेकिन सही होगा इसका, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पे है, आपको इसको याद रखना है। पीछे में हम कुछ रॉन्ग हो गया था, लेकिन जो हड़प्पा होगा रावी नदी के तट पे होगा और मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 को हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम सैनी ने। और मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास ने की थी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए। तो ये दोनों तो हो गया। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है? रावी। मोहनजोदाड़ो सिंधु। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है। और कालीबंगन, जिससे कि जहाँ की क्या मिला था? काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगन जो हो जाएगा घग्गर नदी के तट पे। तो 1 2 3 4 जिसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा सही। हड़प्पा रावी, मोहनजोदाड़ो सिंधु, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पे स्थित है। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि क्या करते थे वे सभी लोग, ये सभी तो हम सब जान चुके हैं, लेकिन प्रॉपर जो है पूछ लेता है एग्जाम में कि यह जो है जगह कहाँ पे, आखिर यह जो जो सैंपल है कहाँ से मिली थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कि यहाँ पे खेती होती थी। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, तो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वह मिला है हमारा कालीबंगन से। सैदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण यानी कि नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिले हैं? ईंटे का प्रयोग क्या करते थे, साथ ही साथ नक्काशीदार ईंटों का भी डिजाइनिंग वगैरह वगैरह के लिए क्या करते थे। तो यह डिजाइनिंग ईंटों का जो जो मिला है, किस स्थान से मिला है, तो यह भी कालीबंगन से। चाहे तो आपको नक्काशीदार ईंटें बोल दे या फिर ईंटों का अलंकरण बोल दे, दोनों का आंसर सेम होगा। कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण और खेतों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 26 है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। इसका आंसर तो आप सिंपली दे सकते हो, मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान में है और इसमें से सिंध जो है सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है, नदी सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पे। और खोज 1922 किसने? राखल दास ने किया था। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाए गए कहाँ से पाए गए हैं ना? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से पाए गए हैं? इम्पोर्टेंट स्मारक 2 है जो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मारक। पहला तो स्मारक हो जाएगा हमारा स्नानागार और दूसरा हो जाएगा अन्नागार। सबसे ज़्यादा जो ऊंचा इमारत मिली है वो अन्नागार की मिली है, और सबसे जो बड़ा इमारत मिली है वह मिली है स्नानागार। तो यह स्नानागार और साथ में अन्नागार, ये दोनों जो मिली है वह मिली है हमारा मोहनजोदाड़ो में। ठीक है,
अब ये स्नानागार का जो प्रयोग क्या करते थे, किस लिए क्या करते थे, तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्या करते थे। जैसा कि आज भी देखते हैं कि कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोग गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, तो उसी तरह से इस माना गया है कि स्नानागार का जो प्रयोग क्या करता था मोहनजोदाड़ो के लोग, वह क्या करता था स्नानागार के लिए। साथ ही साथ अगर आपको कुएं की साक्ष्य भी पूछा जाए तो कुएं की साक्ष्य भी मोहनजोदाड़ो में ही मिली है। कुएं की साक्ष्य मिलने से यह संभावना होता है कि उस कुएं का प्रयोग इस जो कुंड में, स्नाना कुंड में जो है पानी डालने के लिए क्या करते थे, और एक प्रॉपर नाली भी इसमें मिली है जो कि इस पानी को रिप्लेस करने का कार्य करते थे। और इस जो कुंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इमारत मिली है, जिसमें कि चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ इसमें मिला है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा कि बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है ना। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मुद्रा का प्रयोग क्या करते थे, अब मुद्रा में सिंबॉलिक कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ डिजाइनिंग वगैरह, तो एक देवता का प्रॉपर उस मुद्रा में साइन होता था, उस देवता का चित्र होता था। तो किस देवता का चित्र होता था, तो इसका जो आंसर होगा आग्र शिव। शिव की जो सबसे जो पुराना देवता अगर मिला है अभी तक भारतवर्ष में, वो सभी से ज़्यादा पुराना जो है शिव ही है, आदि अनंत काल से मौजूद। तो सिंधु सभ्यता में भी किसी देवता का नहीं मिला, लेकिन जो है ये शिव का, पशुपति का और आग्र शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आग्र शिव का मिलता है। प्रश्न संख्या अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात में था, इसका तो आंसर आप खुद ही दे सकते हो। कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, लोथल। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा लोथल। गुजरात में जो है लोथल स्थित है, जो कि क्या था, बंदरगाह था। लोथल के साथ साथ एक और बंदरगाह हमने बताया था, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है सुतकुदा। ये दो बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। काहे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सब मिले हैं, यानी कि लोगों के सब मिलने के कारण इसे जो है काफ़ी मात्रा में, मतलब कि एक एक कमरा में 5, 6, 10 इसी तरह से सब मिलने के कारण काफ़ी मात्रा में मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। तो इसको स्थानीय नाम क्या दिया गया है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 31 का देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हमने अपने जो इस वीडियो का टाइटल रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सभी लोग जब भी बात करेंगे तो बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह जो सभ्यता है प्रॉपर सिंधु नदी के तट पे स्थित थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, 31 का आंसर सी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों से आज के लिए 31 प्रश्न। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप देखते रहो हमारा चैनल ऑक्टोपस क्लासेस।